फिल्म 7 अक्टूबर 2007 को एक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के ट्रेनिंग कैंप से शुरू होती है। 4 दिन बाद कैप्टन सैम काहिल को अफगानिस्तान भेजा जाता है। वो अपनी पत्नी के लिए एक दुख भरा विदाई पत्र लिखता है ताकि अगर वो घर वापस न आए तो उसे मिल जाए। वो मेजर को पत्र सौंप देता है, ये उम्मीद करते हुए कि इसे भेजने की जरूरत न पड़े। फिल्म का हीरो घर वापस आता है। सैम एक आदर्श फैमिली मैन है जिसकी पत्नी का नाम ग्रेस है और उनकी 2 बेटियां मैगी और इजाबेल हैं। उसका छोटा भाई टॉमी उसका पूरा उल्टा है। वो अभी अभी बैंक रॉबरी के लिए जेल से छूटा है। सैम अपने भाई से मिलता है और वे शहर की तरफ निकलते हैं। घर में खुशियों का माहौल है। सैम के पत्नी ग्रेस टॉमी के छूटने की खुशी में डिनर तैयार कर रही है। उसी पल टॉमी आता है और दरवाजा उसकी छोटी भतीजी खोलती है, जो तुरंत अपनी मम्मी की शिकायत कर देती है, ये कहकर कि मम्मी उसे पसंद नहीं करती। आखिरकार परिवार डिनर पर इकट्ठा होता है, एक बेटे की वापसी का जश्न मनाने और दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए जो अफगानिस्तान जाने वाला है। उनका पिता हैंक टॉमी पर गुस्सा होने लगता है और उसकी तुलना सैम से करता है, जो कानून तोड़ने के बजाय अपने देश की सेवा करता है। तेरा भाई एक हीरो है। पिताजी बात को और भड़काते रहते हैं और बात बहस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद हैंक घर से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है, टॉमी अपने भाई से कहता है कि वो संभल कर रहे, वहाँ सुरक्षित रहना, ठीक है। उस शाम सैम अपनी वेडिंग रिंग उतारता है और उसकी पत्नी उसे अपने गले में पहन लेती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। 5 दिन बाद सैम पहले ही अफगानी रेगिस्तान में गाड़ी चला रहा होता है और कहता है कि उसे वहाँ घर जैसा लगता है। वो सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है जब वे तबाह हुए इक्विपमेंट के पास से गुजरते हैं। जल्द ही उसे और उसकी स्क्वाड को ले जा रहा हेलीकॉप्टर मार गिराया जाता है और वे क्रैश हो जाते हैं। ग्रेस नहा रही होती है जब अचानक डोरबेल बजती है। उसकी बड़ी बेटी दरवाजा खोलती है और 2 सोल्जर्स को देखती है जो उसके पति की मौत की बुरी खबर सुनाने आए होते हैं। क्या हुआ? ग्रेस ये बात मान नहीं पाती। वो अपने पति के पुराने वीडियो फिर से देखती है और सैम का फोन नंबर डायल करती रहती है। कैप्टन सैम काहिल, कृपया मैसेज छोड़ दें। उस रात एक शराबी टॉमी एक कार वापस करने के लिए घर आता है। उसे हैरानी होती है कि ग्रेस एक टूटी हेडलाइट पर इतनी परेशान क्यों है। फिर रोते हुए वो टॉमी को बताती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। वो इस त्रासदी के बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति होता है, क्योंकि पूरे दिन उससे कोई संपर्क नहीं कर पाया था। वो उस पर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि उन्हें सैम को कभी अफगानिस्तान जाने ही नहीं देना चाहिए था। टॉमी अपने माता पिता के घर वापस आता है और पोर्च पर बैठ जाता है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उससे मिलती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। ग्रेस लड़कियों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करती है, लेकिन बेटियां काली ड्रेस पहनने से मना कर देती है। अंतिम संस्कार पर विधवा को वही विदाई पत्र मिलता है। सेरेमनी के बाद हैंक शराब पी रहा होता है और टॉमी चाबियां लेने की कोशिश करता है ताकि उसका पिता शराब पीकर गाड़ी न चलाए। हैंक फिर से अपने सबसे छोटे बेटे को डांटता है और उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करता है, लेकिन टॉमी के पास भी उस बूढ़े आदमी को कुछ कहने के लिए होता है। वो ना तो एक अच्छा पिता था और ना ही अच्छा पति, और उसने सैम के दिमाग में मिलिट्री की बकवास भर दी थी। आखिरकार हैंक घर चला जाता है। ग्रेस लेटर खोलने से डरती है और उसे रख देती है। हमें वापस अफगानिस्तान ले जाया जाता है। तालिबान 2 सैनिकों को लेकर जा रहे हैं। पता चलता है कि सैम और एक और सैनिक प्राइवेट जो बच गए थे। तालिबान ने उन्हें पकड़ लिया और एक जिद्दान में फेंक दिया, जो एक अंडरग्राउंड जेल थी। सैम प्राइवेट से कहता है कि तालिबान को कुछ मत बताना, उसे चुप रहना होगा। एक शराबी टॉमी सुबह 3 बजे ग्रेस को कॉल करता है और पैसे के लिए हेल्प मांगता है। उसके पास बारटेंडर का बिल चुकाने के लिए $47 कम है, जो अब उसे पैरोल रूल्स तोड़ने के लिए रिपोर्ट करने की धमकी दे रहा है। महिला को रात के बीच में अपने बिगड़ैल रिश्तेदार को बेल दिलानी पड़ी और उसे घर लाना पड़ा। वो किचन के बर्तनों की खड़खड़ाहट से उठता है। लड़कियों ने अपनी माँ को खुश करने के लिए पैनकेक बनाने का फैसला किया, जो अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी। टॉमी उनसे रुकने और चुप रहने के लिए कहता है, बंद करो इसे। नहीं, लेकिन मैगी मना कर देती है और टॉमी को काउच से उठना पड़ता है। हैंक आ जाता है। उसे अपने बेटे को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। वो आदमी पिछली रात के अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और टॉमी मान लेता है कि सैम हमेशा उससे ज्यादा स्मार्ट था। ये सच नहीं है, हैंक जवाब देता है। तुमने तो बस हमेशा हर वो चीज छोड़ दी जो तुमने शुरू की थी, अपने भाई के उलट। मैं उसे वापस लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। डैड, वो इस किचन के ऐसे हाल में कैसे रहती है? सैम ये सब देखता है। लकड़ी के तख्तों के बीच एक पतले गैप से वो तालिबान कैंप के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखता है। सैम को यकीन है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है और वो पत्थर से तख्तों को ढीला करने लगता है। उसी पल उसे बंदूक से धमकाया जाता है और तख्तों के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है। टॉमी को ग्रेस की खराब
किचन के बारे में अपने पिता की बातें याद आती हैं और अपने दोस्तों के साथ बिना बताए उसे रेनोवेट करना शुरू कर देता है। कैद में 2 महीने बीत चुके हैं। जब सैम शांत रहने की कोशिश करता है तो प्राइवेट धीरे धीरे पागल हो रहा होता है और कैप्टन पर उसे बचाने का आरोप लगाता है, ये दावा करते हुए कि वो अब नरक में जी रहा है और मर गया होता तो बेहतर होता। सैम जोर देता है कि जो को ये नहीं बताना चाहिए कि वो कौन है या उसका रैंक क्या है। सैम तालिबान को आपस में बहस करते हुए सुनता है। याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं दोगे, तुम उन्हें कुछ नहीं दोगे। प्राइवेट, हाँ लगता है उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है और अमेरिकियों को कैदियों से पहले एक कार में लोड करके दूसरी लोकेशन पर ले जाया जाता है। वे एक अफगान आदमी को बाहर लाते हैं और उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करते हैं। उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था और इस तरह उनकी लोकेशन बता दी थी। अपराधी को तुरंत सिर में गोली मार दी जाती है। वेलकम, तालिबान नेता कहता है कि ये उनका देश है और उनका यहाँ कोई काम नहीं है। सैम को ये मैसेज अमेरिका पहुँचाना होगा वरना उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाएगा। जब ग्रेस अपने पति का शोक मना रही होती है तब भी रेनोवेशन जारी रहता है। आदमी काम में दोनों बेटियों को भी शामिल कर लेते हैं। वे याद करते हैं कि उनके पिता कितने महान एथलीट थे। मैगी गलती से दाढ़ी वाले लड़कों में से एक पर पेंट गिरा देती है। क्या कर रहे हो? पेंटिंग कर रहा हूँ। उसे अब पैंट और शर्ट बदलने की जरूरत है। ग्रेस अपने पति की अलमारी में कुछ ढूंढने जाती है लेकिन वो गुस्से में सब कुछ पकड़ लेती है जो वो अपनी बाहों में ले जा सकती है। ओवन को समझ नहीं आ रहा कि उसे इतने कपड़े क्यों दिए गए हैं और क्या उसे इन्हें वापस करना चाहिए। बाद में ग्रेस फिर से उदास हो जाती है। सैम खुले आसमान के नीचे एक खंबे से बंधा है। उस पर पानी डाला जाता है और पूछा जाता है कि क्या वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। ठीक उसके सामने जो को गर्म लोहे से टॉर्चर किया जा रहा है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और कैमरे पर कहता है कि अमेरिकियों का यहाँ कोई काम नहीं है और अपनी पत्नी और बच्चे को प्यार भेजता है। वो यह भी बताता है कि सैम की 2 बेटियां हैं। ग्रेस घर आती है और उसे एक सरप्राइज मिलता है। उसकी बर्थडे के ठीक समय पर नया किचन तैयार हो गया है। उसके सभी करीबी लोग उसे बधाई देते हैं लेकिन एक बहुत ही खास इंसान गायब है। सर्दियां आ गई हैं। वॉक के दौरान बड़ी बहन इसाबेल टॉमी से शिकायत करती है कि सभी मैगी को पसंद करते हैं क्योंकि वो क्यूट है। वो उसे एक कहानी सुनाता है कि कैसे सैम ने एक बार उसे इसी नदी में डूबने से बचाया था। वे आइस रिंक पर पहुंचते हैं और ग्रेस ये देखकर हैरान है कि टॉमी बच्चों के साथ कितना अच्छा है। एक दिन टॉमी उस बैंक कर्मचारी से मिलने जाता है जिसे उसने चोरी के दौरान धमकाया था और माफी मांगता है। वे 1 घंटे तक बात करते हैं। उस घटना के बाद वो महिला ठीक से सो नहीं पाई थी। 3 साल तक वो इस डर में जी रही थी कि लुटेरा वापस आएगा और उसे गोली मार देगा। टॉमी ग्रेस को इसके बारे में बताता है और वो उस पर गर्व महसूस करती है। उस शाम वे अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। ग्रेस मानती है कि उसे तब वो पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा नशे में रहता था और लड़ाइयों में पड़ता था। वे अतीत को कुरेदते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अचानक एक जोशीला चुंबन साझा करते हैं। ग्रेस तय करती है कि उसे ताजी हवा चाहिए और टॉमी रोते हुए आखिरकार चला जाता है। इस पूरे समय सैम का लेटर नहीं खुला है। ग्रेस इसे अभी भी नहीं पढ़ती और इसे वापस ड्रॉर में रख देती है। सैम और प्राइवेट जो को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। एक दिन सैम को एक लोहे का पाइप दिया जाता है और उसे अपने साथी को मारने का आदेश दिया जाता है। चूँकि जो ने पहले ही सब कुछ बता दिया है वो तालिबान के लिए बोझ बन गया है। सैम शुरू में पाइप फेंक देता है लेकिन वे उस पर बंदूक तानते हैं और कहते हैं या तो तुम या वो। वे सैम के परिवार का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर वो जो को नहीं मारेगा तो वो मार देंगे। अफगानों के चिल्लाने पर सैम टॉर्चर किए गए जो को पाइप से पीट पीट कर मार डालता है। ये फांसी फिल्माई जाती है। टॉमी ग्रेस के घर फिर से आता है दिखावे के लिए कि वो डेकोरेटिव पैनल लगा रहा है। पिछली शाम के बाद ग्रेस थोड़ी परेशान है। वो कहता है कि उसे समय समय पर लड़कियों से मिलकर खुशी होगी। ग्रेस जवाब देती है कि वे सभी उसे देखकर खुश हैं। बाद में हैंक आता है। उसे हैरानी है कि उसका बेटा इतना अच्छा हैंडमैन बन गया है। तालिबान कैंप पर अमेरिकी फोर्सेस हमला करती हैं, जिसमें एक लीडर सैम को मारने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। उसे फिर गोली मार दी जाती है और वो एक खाई में गिर जाता है। फुटेज वाला कैमरा जल जाता है। आखिरकार मरीन को कैद से आजाद कर दिया जाता है जबकि टॉमी यार्ड में बच्चों के साथ खेल रहा है। अंदर फोन बजता है। ग्रेस फोन उठाती है और उसे पता चलता है कि उसका पति बच गया है। वो सदमे में है। पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। एयरपोर्ट पर टॉमी खुश भी है और दुखी भी। लड़कियां तुरंत नया किचन दिखाती हैं। वे कहती हैं कि टॉमी और उसके दोस्तों ने रेनोवेशन किया है। सैम बेड पर लेट जाता है और अपनी पत्नी और बेटियों को कसकर गले लगाता है। ग्रेस बाथरूम में उसके पास जाती है और उसके जख्मों को चूमती है, पर सैम रूखा सा है और इशारे में उसे जाने को कहता है। वो बदल गया है और ये साफ दिख रहा है। टॉमी एक अखबार पढ़ रहा है जिसमें प्राइवेट जो की मौत की खबर है, जिसे सैम ने मारा था। हंक ने सैम को अजीब बिहेव करते हुए देखा
और उसे याद आया कि कैसे वो खुद वियतनाम वॉर से लौटने के बाद अपने बेटों से दूर हो गया था। आइस रिंक पर सैम देखता है कि ग्रेस और बच्चे टॉमी के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो टॉमी से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी देखभाल करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस एक चमत्कार है। वो बात जारी रखता है और फिर अचानक पूछता है, क्या तुम उसके साथ सोए थे? वो सोचता है कि ऐसा हो सकता था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मर गया है। वो सैम कुछ और नहीं मानता और अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे 100% यकीन है कि वो एक साथ सोए थे। वो दो प्यार में पड़े टीनेजर्स जैसे दिखते हैं। मारे गए सैनिक का परिवार सैम के परिवार से मिलने आता है। एक कोने से छोटा जो जूनियर रेंगते हुए आता है। विधवा अपने पति और सैम के बारे में सपने देखती रहती है, जिससे वो अपने सपनों में नफरत करती है क्योंकि सैम बच गया जबकि उसका जो नहीं बचा। वो माफी मांगने आई थी। विधवा सैम से पूछती है कि क्या उसने देखा था कि उसका पति कैसे मरा। सैम झूठ बोलता है और कहता है कि उसने नहीं देखा और उसे उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता। एक रात सैम के हाथ में पिस्तौल होती है और वो आपा खो देता है। वो शेल्फ पर ग्लास अरेंज करने लगता है। वो हथियार के साथ घर में घूमने लगता है। अगले दिन सैम मिलिट्री बेस जाता है और कहता है कि वो वापस जाना चाहता है। जब मेजर उसके परिवार के बारे में पूछता है तो सैम जवाब देता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। वो उसे नहीं समझते, कोई नहीं समझता, लेकिन सैम को अभी भी अपने परिवार के साथ कुछ टाइम बिताना है। डिनर के दौरान लड़कियाँ फालतू बातें करती हैं और मजाक करती हैं। सैम आपा खो देता है और अपनी बेटियों पर चिल्लाता है। कहता है कि उनके जोक्स फनी नहीं हैं, वो क्यों हंस रही हैं। ग्रेस अपने पति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस टेबल से दूर चला जाता है। इजाबेल पूछती है कि अंकल टॉमी कब वापस आ रहे हैं। साफ है कि डैड के साथ कुछ गड़बड़ है। ग्रेस चाहती है कि उसका पति उससे बात करे कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, लेकिन उसे इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसके और टॉमी के बीच क्या हुआ था। कुछ नहीं, ग्रेस जोर देती है, मुझे लगा तुम मर गए थे। हमें लगता है कि बस यही बात है, लेकिन सैम को अभी भी लगता है कि वो एक साथ सोए थे। वो अचानक खड़ा होता है और चला जाता है। वो प्राइवेट जो की कब्र पर जाने का फैसला करता है। आधी रात में वो सिर्फ 21 साल का था। लड़कियां बाहर खेल रही होती हैं जब उनके पिता घर लौटते हैं। इजाबेल जम जाती है। वो डरी हुई है और पीछे हट जाती है। सैम अपनी बेटियों को गले लगाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। बड़ी वाली मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है। सैम अपनी वाइफ को बताता है कि उसने रात भर परिवार के बारे में सोचा और उसे एहसास होता है कि वो कितना लकी है कि बच गया। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैगी का बर्थडे है और वो हैंक के घर जाते हैं। सब टॉमी के आने का इंतजार करते हैं। वो आता है लेकिन अकेला नहीं, वो टीना को साथ लाता है, एक लड़की जिससे वो बस 1 घंटे पहले मिला था। वो माहौल हल्का करना चाहता है। टीना स्मार्ट बनने की कोशिश करती है और मिलिट्री के बारे में फालतू बातें करती है। टॉमी उसे कोहनी मारता है, लेकिन वो बोलती रहती है। सैम तनाव में आ जाता है। लड़कियां शोर मचाने लगती हैं। सैम लगातार इजाबेल को डांटता रहता है। लड़की कहती है कि सब उसकी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं और उसे हमेशा बेस्ट मिलता है। इजाबेल बड़ों को डिस्टर्ब करने और फिर से ध्यान खींचने के लिए गुब्बारे को दबाती रहती है। आखिरकार सैम का गुस्सा फूटता है और वो गुब्बारा फोड़ देता है। बेटी अचानक बोल उठती है, तुम मरे क्यों नहीं रहे? तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि माँ अंकल टॉमी के साथ सोना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। वे हमेशा प्यार करते रहते हैं। गहरी खामोशी छा जाती है। सैम सदमे में है। वे चुपचाप घर लौटते हैं। सोने से पहले इसाबेल अपनी माँ से माफी मांगती है। वो जानती है कि ये सच नहीं है। उसे बस अपने डैड पसंद नहीं है और वो अंकल टॉमी को चाहती है। मैं भी, मैगी कहती है। सैम लिविंग रूम में बैठा अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या बच्चों ने सोने से पहले प्रेयर की थी। फिर वो उठता है और एक रॉड से नई किचन को तोड़ना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि वो अपने परिवार के लिए जिंदा रहा, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया। सैम को समझ नहीं आता कि वो अपने ही भाई के साथ कैसे सो सकती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ग्रेस, ये लड़कियाँ हैं, प्लीज, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो जानती है कि उसने अपनी पत्नी के पास वापस आने के लिए क्या किया, जो उसने अपने ही हाथों से किया। सैम गुस्से में खुद को सिर पर मारता है और किचन तोड़ना जारी रखता है। उसी पल टॉमी अंदर आता है और अपने भाई को गले लगाता है, लेकिन सैम एक बंदूक निकालता है और उसे अपने सिर पर तान देता है। बाहर पुलिस सायरन बजने लगते हैं। सैम हाथ में पिस्तौल लिए बाहर निकलता है। उसे हथियार गिराने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वो चिल्लाता है, पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वे जानते हैं कि वो एक वॉर हीरो है। मैं किस तरह का हीरो हूँ? सैम चिल्लाता है, तुम नहीं जानते मैंने क्या किया। वो बंदूक अपनी कनपटी पर रखता है। टॉमी और ग्रेस उस तक पहुँचने और एक ट्रेजेडी रोकने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है सैम? मैं डूब रहा हूँ टॉमी। सैम बंदूक फेंक देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी प्यारी पत्नी बच्चों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उनके साथ सोती है।
आखिरकार ग्रेस लिफाफा खोलती है और अपने पति का लेटर पढ़ती है कि सैम उससे और उनकी लड़कियों से कितना गहरा प्यार करता है। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया। वो रोती है। ये शब्द उसके दिल को चीर देते हैं। उसी पल सैम वॉर वेटरन्स की साइकियाट्रिक क्लिनिक से टॉमी को कॉल करता है ताकि उससे सुलह कर सके। टॉमी अपनी भांजियों के साथ रहता है और ग्रेस अपने पति से मिलने आती है। वो कहती है कि वो उससे 16 साल की उम्र से प्यार करती है और अगर उसने उसे नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था तो वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। वो खुद को क्यों टॉर्चर कर रहा है? सैम फैसला करता है कि उसे सब कुछ बताने का समय आ गया है। उसके गाल पर एक आंसू बहता है और वो कहता है जो विलिस को मार डाला। ग्रेस उसे गले लगाती है। अपनी कन्फेशन के बाद सैम सोचता है कि क्या वो कभी फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएगा।